अगर पेशेंट को डिप्रेशन होगा, इट मीन्स वो उदास होगा, वो लोगों से मिलना जुलना नहीं करेगा, वो अपने आप में ज्यादा रहेगा, वो किसी भी काम में जो पहले जिस ऊर्जा के साथ किया करता था वो उस ऊर्जा के साथ नहीं करेगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं, और स्ट्रेसर भी प्रेजेंट रहेगा कि मान लो किसी भी तरह का स्ट्रेसर हो सकता है। लेकिन जिस ओवर थिंकिंग से आपका डे टू डे एक्टिविटीज या लाइफ हैम्पर्ड होने लगे, मतलब अपने में ज्यादा रह रहे, दुखी रह रहे, तो ये आपका ये डिसऑर्डर के लेवल पे आ गया। किसी रिलेशनशिप में है, उनके गर्लफ्रेंड किसी का छोड़ दिया, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, तो बहुत परेशान होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कभी पेशेंट है जो मान लीजिए जिनका ब्रेकअप हो गया, बहुत सारे बच्चे आते हैं क्योंकि वो मैच्योर नहीं है ना। हाँ, डिप्रेस्ड आते हैं। हाँ, डिप्रेस्ड आते हैं कि सेक्सुअल मॉलेस्टेशन जिसको कहते हैं, वर्किंग प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो घर में हो, ये लड़कियों के साथ होता है। लेकिन कई बार वो अपनी बातों को बता नहीं पाती। हमें क्या हुआ कि हम बहुत घबरा गए, मैं बेचैनी हो गई, सांस लेने में नहीं बढ़ने लगा, उल्टा सांस लगने लगा, तो इसको हम लोग पैनिक अटैक कहते हैं। वो बच्चा एकदम मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, लेकिन अब वो एविएटर गेम में उसको आदत लग गया खेलने का, उसके पेरेंट्स को 6 लाख का नुकसान हुआ। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 3-4 टर्म है आपस में, ये इनका आपस में कुछ कनेक्शन है? हाय एवरीवन, वेलकम टू अमरेश करियर एक्सपर्ट चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने पूरे लाइफ का आधे घंटे भी इस वीडियो के पीछे देते हो तो आप इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने वाले हो, जैसे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें। आप अक्सर परेशान होते होंगे कि हमें अपने कैरियर के साथ क्या करना होगा, क्या होगा मेरे कैरियर के साथ। स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इवन अपने फैमिली मेम्बर में भी लोग वो स्ट्रेस फील करते हैं और एक दूसरे से वो दूर जाना चाहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंजना गांधी मैम, और ये न्यूरो साइकेट्रिस्ट है, एक कंसल्टेंट है इसमें नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thank you, Amresh, for giving me the opportunity for your podcast. वेलकम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग जीवन में अक्सर वो कुछ भी करते हैं तो वो उनका फाइनल गोल होता है कि हमें हैप्पीनेस हो लाइफ में, वो हैप्पीनेस चाहते हैं अपने लाइफ में किसी भी तरह से। तो अक्सर ये कहा जाता है कुछ चीज़ों की दवा मतलब हमें जीवन में हैप्पीनेस की वजह से भी हो जाती है। तो ये हैप्पीनेस हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखता है और हम उन चीज़ों के कैसे गेन कर सकते हैं, हैप्पीनेस अपने लाइफ में कैसे ले सकते हैं? Thank you, Amresh. Actually, the happiness is the main goal of our life. अगर आपको जिंदगी में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अगर खुश रहोगे तो आपका कहीं भी आउटपुट 100% होगा। अगर आप खुश नहीं हो तो आउटपुट आप उतना दे ही नहीं सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी उस काम के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए happiness should be the main aim and the goal of our life, and we should do any kind of activities जो हमें खुश करे, ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। मैम, एज एग्जांपल कुछ बता सकते हैं जो हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाए? जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं, मान लो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के आते हैं, लेकिन अब वो आ रहे हैं लेकिन वो अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो एकदम बिजी हैं, सुबह उठे, रेडी हुए और अपने वर्क प्लेस पे चले गए, फिर वहां से जब वो आते हैं तो वो तुरंत फिर अपने कुछ वर्क फ्रॉम होम करने लगते। तो यहाँ वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। उस परिस्थिति में हमें ये करनी चाहिए कि उन्हें ये बताना चाहिए, यू शुड गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। आजकल लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, जिससे कि जो लैक ऑफ हैप्पीनेस जो होता है डे टू डे लाइफ में, अगर आप खुश नहीं हो तो आप अपने परिवार को भी खुशी प्रदान नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमें जो उन्हें सिखाना होगा कि आप जो कुछ ऐसे एक्टिविटीज करो, अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करो, जिससे कि तुम खुश रहो, और तभी तुम्हारा आउटपुट जो है वो 100% किसी भी जगह हो पाएगा। जी मैम, तो आपने इतने सालों में बहुत सारे पेशेंट के साथ डील किए होंगे, एंजाइटी हो या स्ट्रेस हो, डिप्रेशन, अगर वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन से आते होंगे, तो मोस्ट ऑफ द आपको क्या उनमें दिखता है कि क्या चीज कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या इश्यूज होता है उनके पास? रीजन क्या होता है उसका, एंजाइटी का या डिप्रेशन? जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के आ रहे हैं। मान लो जो एज ग्रुप है, एडोलेसेंट एज ग्रुप आया मेरे पास, तो एडोलेसेंट ग्रुप का जो प्रॉब्लम है वो एक अलग प्रॉब्लम है। उनमें क्या प्रॉब्लम्स है कि हमें एग्जाम में
अच्छा करना है, हमें टॉप करना है, हमें मेडिकल की सीट उठानी है, हमें IIT की सीट उठानी है, हमें 10th क्लास में बहुत अच्छा करना है। तो ये जो अच्छा करना की जो होड़ लगी हुई है, तो उसमें आप उन एडोलेसेंट पॉपुलेशन को पहले बताओ कि आप कुछ बनना चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत करो। आप जैसे सुनते होंगे कि कोटा में बहुत सुसाइडल रेट्स हो रहे हैं, बच्चे वहां मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सुसाइड कर रहे हैं। इतना जो टफ कंपटीशन बना दिया गया है कि नहीं, आपको एकदम अगर आपको भीड़ में अच्छा करना है तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन का ये प्रॉब्लम है। तो हम एज ए पेरेंट्स और एज ए गार्जियन, एज ए साइकियाट्रिस्ट, वी शुड डील विद दैट एडोलेसेंट पॉपुलेशन इन ए काम वे। हमें उन्हें समझाना होगा कि नहीं, आप कॉम्पिटिटिव बनो, लेकिन इतने भी कॉम्पिटिटिव मत बनो कि जिससे कि तुम्हारा हानि हो, तुम्हारे मन में ये विचार आने लगे कि नहीं, मेरा अल्टीमेट गोल सुसाइड अटेम्प्ट करना है। अब आजकल बच्चों में देखते हो कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें एंगर मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है। वो कैसे सिचुएशन के सामने, मतलब जो सिचुएशन है उसको कैसे डील करे। अब वो गुस्सा होकर के वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। तो उस पॉपुलेशन को हमें समझाना है कि आपका जो है, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें गुस्सा ना आए, और हमें अपना जो माइंड है वो क्रिएटिव चीजों की ओर लेके जाए। आजकल लोग बोलते हैं, अरे तुम खेलते क्यों हो, बैठ के पढ़ाई करो, खेलने से कुछ हो जाएगा। तुम सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन जाओगे, क्या पता ये बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए। तो हमारे पेरेंट्स का जो सोसाइटी का माइंडसेट है कि हम बच्चों को खेलने नहीं भेजेंगे, बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो वो बदमाश हो जाएंगे। तो ये सब जो समस्याएं हैं, तो वो तो हमें समझाना पड़ेगा ना कि नहीं, बच्चों के लिए जो वर्क स्टडी ये सब एक बैलेंस्ड होना चाहिए। कुछ देर उन्हें खेलना भी चाहिए, कुछ देर उनको स्टडी भी करनी चाहिए। इतना ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव को नहीं बनाना चाहिए कि तुमको यही पढ़ना है, इसके लिए तुमको जो करना है रहे करे। माता पिताओं को उसको एक मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपको बच्चा नहीं करना, वो जिस चीज में अच्छा है उसमें आप उससे करवाओ ना। तो अब ये आप मेरे पास एडोलेसेंट पॉपुलेशन का ये एक मुद्दा आया। अब हमारे पास मान लो कोई मैरिड कपल आ रहा है, मैरिड कपल में आप देखते हो कि जो सोसाइटी में आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, डाइवोर्स आज लोग ऐसे ही मुंह से जवान से निकाल ले रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कपल्स हैं, वो लेकिन अपने घर में वो अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। वो जो पारिवारिक ढांचा है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो जो हम लोग पहले देखते थे एक्सटेंडेड फैमिली है, संयुक्त परिवार का जो ढांचा था वो खत्म हो चुका है। अब लड़कियां भी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, छोटे छोटे चीजों पे पति पत्नी में जो मन मुटाव आता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो हमें इन पॉपुलेशन को समझाना है कि हमारा जो सोसाइटी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो है एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही वर्किंग है तो आप कैसे परिवार को हैंडल करोगे, कैसे अपने बच्चों को हैंडल करोगे, क्यों झगड़ा हो रहा है, पहले उस झगड़े को समझना है। और हमेशा हम दवाइयां देकर के हमें तो ठीक नहीं कर सकते। अगर जैसे कि वो ठीक ही नहीं होंगे, अब वो लड़ाई कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाइयां होती हैं। हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, मतलब वो एक एक घंटा तक बोलते रह जाते हैं। इन्होंने जैसे ही ऑफिस से आते तो इनको चाय चाहिए होता है, अब मैं भी तो थकती हूँ। आपको ऐसी ऐसी समस्याएं वो बोलेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही है। तो यही जो है मध्यस्थता करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि आप जो है छोटी छोटी चीजों से झगड़ा कर रहे हैं, इससे आपके बच्चे, आपका परिवार, एक दूसरे को जो समय देना, वो सारा प्रभावित हो रहा है। अब आपको एक पॉपुलेशन आता है जो ये एक पॉपुलेशन तो ये हो गया। अब कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं जो अब किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके गर्लफ्रेंड किसी का छोड़ दिया, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, तो बहुत परेशान होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कभी पेशेंट है जो मान लीजिए जिनका ब्रेकअप हो गया, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैच्योर नहीं है ना। हाँ, डिप्रेस्ड आते हैं। हाँ, डिप्रेस्ड आते हैं। वो अब बताते हैं कि जब से मैं रिलेशनशिप से हटा हूँ, मुझे या तो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दी होती, किसी के बॉयफ्रेंड छोड़ दिए होते, तो वो जब आते हैं वो हमसे बोलते हैं, वो पूरे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है। डाइवोर्स पे बहुत ज्यादा, मतलब 10 आउट ऑफ 6 वो डाइवोर्स
ज्यादातर कोशिश करते हैं लोग, लेकिन अब हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रहा है तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको क्या मेथड्स अपनाने चाहिए जिससे कि आप ये जो रेट्स जो बढ़ रहे हैं उसमें कंट्रोल किया जा सके। और जो रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद आते हैं उन्हें हम बताते हैं, क्योंकि वो जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जो टीनेजर्स हैं, जो उसके बाद का जो एज ग्रुप है वो मेच्योर नहीं होता है, तो उन्हें हम समझाते हैं कि ये दिस नॉट द गोल ऑफ योर लाइफ। आपका गोल है कि आपके माता पिता जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ो। अगर इफ दे नीड मेडिकेशन वी यूजुअली गिव देम मेडिसिन ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर अभी मेडिसिन की जरूरत है, अगर वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि उसमें भी सुसाइड्स मिलते हैं। तो उस चीज को हमें रोकना है, पहले हमें उसके लिए असेसमेंट करना होगा कि पेशेंट जो मेरे पास आया है अगर उसमें सुसाइडल रिस्क ज्यादा मिल रहा है तो हमें अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट करना है, फैमिली काउंसलिंग करनी है, ग्रुप थेरेपी करनी है, फैमिली थेरेपी करनी है, और साथ ही साथ दवाइयां भी चलानी है। तो कई सारे जो लोग होते हैं, मतलब जनरली देखा जाए कि ये जो साइकेट्रिस्ट के बारे में, मतलब वो लोग कई बार समझ लेते हैं कि वो लोग मतलब पागलों के डॉक्टर होते हैं। तो मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में कि हमें मतलब अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो भी लोग कंफ्यूजन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आप बता सकती हो कि हमारी जो देश की आबादी है वो 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें कि 20% लोग सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। अगर आप 20% का मतलब क्या समझते हैं 140 करोड़ में, मतलब वो 28 से 30 करोड़ लोग जो है वो डिप्रेशन के शिकार है। लेकिन ये पॉपुलेशन हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि एक भ्रांति समाज में फैली हुई है कि साइकियाट्रिस्ट तो सिर्फ पागलों का डॉक्टर है। तो इसी चीज के लिए तो मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट भी बहुत सारी, गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस में मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखी हुई है। स्कूल में हम लोग मेंटल हेल्थ कैंप लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में है जो डिफरेंट प्रोग्राम, सेमिनार्स गांव में जा करके बताया जा रहा है। आपको जो आशा वर्कर्स है वो आशा वर्कर्स को भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप मेंटल डिसऑर्डर से जो भी जो लोग हैं वो ग्रसित है वो उसको डिटेक्ट करे। डिटेक्टेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, और उनको आप जो है जो भी संस्थान है, बड़े संस्थान है, जैसे ये नारायण मेडिकल कॉलेज हुआ, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सदर अस्पताल है वहां भी साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, उनके पास इनको पहुंचाने का दायित्व दिया जाता है। और आप ही जो पॉडकास्ट करा रहे, ये हमारी एक तरह का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही है कि हम एक रिकॉग्नाइज करें अगर पेशेंट को डिप्रेशन होगा, इट मीन्स वो उदास होगा, वो लोगों से मिलना जुलना नहीं करेगा, वो अपने आप में ज्यादा रहेगा, वो किसी भी काम में जो वो पहले जिस ऊर्जा के साथ क्या करता था वो उस ऊर्जा के साथ नहीं करेगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं, और स्ट्रेसर भी प्रेजेंट रहेगा कि मान लो किसी भी तरह का स्ट्रेसर हो सकता है, उसके घर में किसी का देहांत हो गया, कोई मर गया, या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया, या उसको नंबर कम आए होंगे। तो हम ये डिटेक्ट करते हैं और आपके चैनल के थ्रू हम ये स्प्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको इस तरह के लोग मिलते हैं अपने घर में या आसपास आस पड़ोस, तो उसे दे नीड है साइकियाट्रिक कंसल्टेशन, उनको आप अस्पताल में लेके जाइए, उनको दवाइयां की जरूरत है कि काउंसलिंग की जरूरत है, वो वहां पे पता चल जाएगा। मैम, हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन पे आएंगे, फिर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि लोग हमेशा ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग तो हमें करना भी चाहिए, मान लीजिए हमें अगर फ्यूचर में कुछ अच्छे पोजीशन पे जाना है तो उसके लिए तो ओवर थिंकिंग जरूरी है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग निगेटिविटी की तरफ ओवर थिंक करने लगते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग से हम लोग प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब जो हमें ओवर थिंकिंग मतलब जितना जरूरी नहीं है और उसे एक्सेस कर रहा है, उनकी वजह से मान लीजिए उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, रात में नींद नहीं आता है, कई बार और भी कई सारे ओसीडी वगैरह भी प्रॉब्लम होते हैं हमको। तो इन चीजों से कैसे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग जो है, एक ओवर थिंकिंग है हम अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं, या मेरा एक हम परिवार के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ओवर थिंक करके, लेकिन ये ओवर थिंकिंग हमारे डे टू डे लाइफ को अगर अफेक्ट ना करे, जो ये ओवर थिंकिंग और जो डिप्रेशन में जो ओवर थिंकिंग होता है ये अलग चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। इस ओवर थिंकिंग में हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, हम प्लान करते हैं अपनी लाइफ के लिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें ये काम करना है तो इस काम को कैसे करना है, ये हमारा ओवर थिंकिंग हुआ, जो आपको पॉजिटिव हम कह सकते हैं। लेकिन जिस ओवर थिंकिंग से आपका डे टू डे
एक्टिविटीज या लाइफ हैम्पर्ड होने लगे। मतलब जो आप काम करते थे, मान लीजिए आप स्कूल के टीचर थे, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से स्कूल समय पे ना पहुंचे, स्कूल में अच्छे से बच्चे को ना पढ़ा पाए, फिर आप घर पे भी आ रहे हैं तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने में ज्यादा रह रहे, दुखी रह रहे, तो ये आपका ये डिसऑर्डर के लेवल पे आ गया। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओवर थिंकिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। वो हम जब बाइफरकेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम आगे प्रोसीड करते हैं। मैम, इंसोम्निया और टेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? रात में सोने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो अब जैसे कि लोग कहते हैं इंसोम्निया हुआ, तो इंसोम्निया के क्या कारण है? इंसोम्निया के मल्टीपल कारण होते हैं। इंसोम्निया का मेंटल हेल्थ से लेना देना सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, हमारे पास कोई डिसऑर्डर के पेशेंट आए, चाहे वो डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है, किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, किसी को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, तो फर्स्ट कंप्लेन उनका डिक्रीज या डिस्टर्ब स्लीप होता है। तो पहले यही कंप्लेन बोलेंगे कि मैम हमको नींद नहीं आती है, इसलिए ये काफी रिलेटेड है। बाकी चीजें आप पूछने के बाद ही वो बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब इंसोम्निया के बहुत कारण है, फिजिकल बहुत सारे मेडिकल कॉजेज भी होते हैं इंसोम्निया के, और जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है सब में इंसोम्निया होता है। और अगर जैसे ही नींद ठीक होने लगती है, उसका जो वो 6 to 8 आवर का सफिशिएंट स्लीप लेने लगते हैं, तो मेरा पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो फॉर अ फ्यू टाइम पीरियड वी स्टार्ट ड्रग्स फॉर इंसोम्निया एंड आफ्टर दैट वी स्टॉप इट, हम बंद कर देते हैं दवाइयों को। जैसे हम लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रहे थे कि मतलब कपल्स वगैरह भी होते हैं, और कई सारे जो यंग जनरेशन है उसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब एनजाइटी का स्ट्रेस भी आ रहा है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है। वो अक्सर अपने या तो करियर को लेके होते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ये चीज़ करना है आगे, और वो चीज़ नहीं, अगर फाइनली गोल उनका अचीव होता है, ड्रीम लाइफ नहीं मिला, तो वो अपने मतलब कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, या किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो उन चीज़ों से ये अपने आप को कैसे मतलब एक स्ट्रेटेजिकल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट साइकेट्री में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनसे पूछे कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, स्ट्रेस का क्या काउज है, उस काउज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेवल्स की काउंसलिंग मेथड्स होती है। सबके लिए जो काउंसलिंग जो होती है एक टाइप की नहीं होती है। अगर किसी का मान लो रिलेशनशिप ब्रेकअप है तो उसका काउंसलिंग अलग टाइप का होगा। कोई फैमिली है जो डाइवोर्स लेना चाह रहा है, जो कपल, तो उसकी काउंसलिंग मेथड अलग होती है। तो अब मान लो कोई कैरियर ओरिएंटेड है और ही इज नॉट गेटिंग दैट ड्रीम, और ही इज हैविंग थॉट्स कि हमको मरने की इच्छा हो रही है, तो उनकी काउंसलिंग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, द वेरिएशन ऑफ द काउंसलिंग एंड द ट्रीटमेंट बोथ वेरीज। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 3-4 टर्म है आपस में, ये इनका आपस में कुछ कनेक्शन है? ये तीनों टर्म्स जो हैं वो तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। चाहे स्ट्रेस हो ये एक अलग टर्म है, चाहे एंजाइटी हो ये एक अलग टर्म है, ये और वो तीसरा वाला जो आपने बोला डिप्रेशन, ये तीनों अलग टर्म है। ये तीनों है ना, अब 3 दिशाओं वाले चीजें हैं। ये स्ट्रेस तो एक छोटा सा ऑनसेट हुआ कि अगर हम कोई एक सिचुएशन हम देखें और हम परेशान हो गए, तो पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है और नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। ऐसा कैसे मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव? तो हम पेशेंट से बात करते हैं ना, हमारा काम है पहले पेशेंट से ऑथेंटिकली हर चीज पूछना। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं उन सवालों से कि पेशेंट अभी स्ट्रेस में आया है, स्ट्रेस में भी उसको ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी हो सकता है कोई लड़की होगी उसका रेप हो गया होगा, रेप होने के बाद वो मेरे पास आ रही है, हो सकता है ना। या कोई एक लड़की है जिसको किसी लड़के ने छेड़ लिया। आप बहुत ज्यादा ये चीज देखते होंगे कि सेक्सुअल मॉलेस्टेशन जिसको कहते हैं, वर्किंग प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो घर में हो, ये लड़कियों के साथ होता है। लेकिन कई बार वो अपनी बातों को बता नहीं पाती है। वो बता नहीं पाने के कारण वो धीरे धीरे वो अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बातें चली जाती है, और जिसकी वजह से वो मान लो कि वो बहुत रोती धोती है, कारण कुछ पता नहीं चलता है। अब हमारा यही एज ए साइकियाट्रिस्ट के काम है कि हम उनसे ये सवाल पूछे, उनसे हम ब्रीफ हिस्ट्री ले कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है। आप उससे बहुत अच्छे से एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रिलेशनशिप बनाओगे पेशेंट के साथ, वो आपको सब कुछ बताना स्टार्ट करेगा, और फिर उसके थ्रू हम उसको बाइफरकेट कर लेंगे कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव ट्रीटमेंट एंड वी गिव काउंसलिंग।
तो मैम जैसे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो मतलब उनको रियल में मतलब कि मेंटल हेल्थ का इश्यूज है, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन या कुछ भी है, लेकिन मेंटल इलनेस है, और वो खुद में ना अपने आप में समझते हैं कि ये मेरा वीकनेस है। जनरली लोग समझ लेता है, या कभी हम लोग भी समझ लेते हैं कि ये मेरा मतलब नेचुरल वीकनेस है और इन चीजों को हम हैंडल नहीं कर सकते, और उनको रियल में वो चीज मेंटल हेल्थ, तो वो इन चीजों को कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये मेरा वीकनेस है या फिर मेंटल इश्यूज है, हमें दिखाना यही तो प्रॉब्लम है चाहिए। कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीकनेस है। तो कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि उनको लगता है कि उनको डिप्रेशन नहीं है, उनको वीकनेस है। 4-5 साल तक वो किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर के पास मल्टीविटामिन्स खा रहे होंगे, पानी चढ़वाते हैं और सब कुछ करवाते रहेंगे, लेकिन जो मेन जो डिप्रेशन है वो क्यों वो हो रहा है, वो भी हिस्ट्री नहीं लेते, वो भी पूछते नहीं है। जब वो सभी जगहों से परेशान होकर के अगर इन केस वो हमारे पास आ गए और हम लोग कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिए और उससे हम समझ जाते हैं कि पेशेंट को है फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो सारा इन्वेस्टिगेशन करा के आया। देन वी कंक्लूड दैट ही, क्योंकि देयर वाज वन स्ट्रेसर, उसके घर के कुछ ऐसे घटना घटी होगी, उसके बाद ही वो ऐसा कर रहा है। एज वी स्टार्ट एंटी डिप्रेसेंट, जैसे हम एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं, मेरा मरीज 15 दिन के बाद वही मरीज जो 5 साल से परेशान था और डिप्रेशन की दवा खाते के साथ वो ठीक होना स्टार्ट कर जाता है। तो यही जागरूकता तो हमें फैलानी है लोगों को कि मैम लोगों में ये भी भ्रांति है कि मतलब साइकेट्रिस्ट का अगर मेडिसिन चालू हो गया एक बार तो वो बहुत लंबे दिनों तक हाँ, चलते हैं। ये प्रॉब्लम है। देखिए, जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं, इसका मेन मोटो मतलब ये हम जो है जो दवाइयां देते हैं, ये क्या काम करता है? हमारा जो शरीर है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, वो सारे न्यूरोकेमिकल्स को जनरेट करता है जिससे हम खुश रह सके। लेकिन किसी कारणवश, किसी जेनेटिक प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये जो हार्मोन्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे, जो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में निकल रहे थे, जो हमें खुश रख रहे थे, वो निकलना कम कर देते हैं। तो वो जो दवाइयां हैं वो वही काम करती है। वो दवाइयां जो है वो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को बढ़ा के रखती है, जो हमें खुश कर रखती है। तो अब ये मेडिकल साइंस की चीजें लोगों तक समझाना आसान नहीं होता। अब हम जैसे समझाते हैं, आपको डायबिटीज हुआ, अब डायबिटीज की दवाइयां तो डेली खा रहे, आपको हाइपरटेंशन हुआ, अब हाइपरटेंशन की दवाइयां तो डेली खा रहे। अगर आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है, आप थायराइड की दवाइयां डेली खा रहे। उसी प्रकार से अगर डिप्रेशन हो रहा है, इसकी दवाइयां भी उतनी लंबी नहीं चलती है। हमने कई पेशेंट्स के दवाइयां कुछ दिनों में चलाने के बाद उसको बंद कर दिया है। लेकिन अब जैसे कि अगर एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसको मैंने दवाइयां दे दी, लेकिन वो बैठ के रोज मिठाई खा रहा है, चावल खा रहा है, जलेबी खा रहा है, क्या उसका डायबिटीज ठीक हो पाएगा? अनकंट्रोल्ड होगा। उसी प्रकार हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन हुआ है, आपको मैंने दवाइयां चला दी, लेकिन आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो आपको करना होगा ना। आप सुबह एक्सरसाइज करो, लोगों से मिलना जुलना करो, आप अकेले मत रहो, जो काम आप करते थे, जिस काम में आपको रुचि ज्यादा, आप वो काम करो। अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही नहीं करेंगे तो हमारी दवाइयां कितने दिन तक उसको सपोर्ट कर पाएगी? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, ये भ्रांति जो है फैली हुई है कि दवाइयां कभी बंद नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। दवाइयां कुछ दिनों के बाद, चलने के बाद बंद हो जाती है, लेकिन आपको दवाइयों के साथ जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको सिखाया गया है, उसको भी 100% उसको भी इस्तेमाल करना होगा। जैसे लोग अभी देखते हैं तो जनरली वो सोशल मीडिया से अभी एडिक्टेड है, तो वो अपना ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सिंगल लाइफ बिता रहे हैं, जैसे एलोन है, वो सिंगल है, फोन पे रील से स्क्रॉल कर रहे हैं और वो उसमें ट्रैप हो चुके हैं उसमें। तो इसका एडिक्शन ये कुछ माइंड का है, हमारा साइकोलॉजी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको एडिक्शन कैसे हुआ? आपको एडिक्शन जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? मतलब कि हम उस काम को अगर कर रहे हैं काफी दिनों से और उसके बिना हम नहीं रह पा रहे, हमको बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है। तो ये जो न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एडिक्शन, ये हमारे ब्रेन में एक सर्किट को बनाता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है। ये सब साइंस है। अब आप वो सर्किट अब ये बन चुका है, अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हमें घबराहट होगी। ये एडिक्शन किसी भी प्रकार का सकता है, या तो इंटरनेट का एडिक्शन हो सकता है, या फिर आपको गैम्बलिंग
गैम्बलिंग डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आपको किसी भी तरह का सब्सटेंस लेने का डिसऑर्डर, एडिक्शन हो सकता है। ये एडिक्शन इन्यूमरेबल है, लेकिन हम इस एडिक्शन साइकिल को हमें तोड़ना होगा कि जो काम हम बार बार करते हैं और उस साइकिल को अगर हम ब्रेक करेंगे। अगर मान लो आप इंटरनेट देख रहे हो, सोशल मीडिया में आजकल आप बहुत देखते होंगे कि बच्चे कितने इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप अभी ये सोशल मीडिया में एक बच्चा है, मान लो उसको बुलिंग किया गया, ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि उसे बुलिंग किया गया, जबकि सोशल मीडिया इज द वर्चुअल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। तो ये चीजें हमें बच्चों को समझाना होगा, या एडोलेसेंट पॉपुलेशन चाहे जो लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा कि आप इस एडिक्शन में जो फंस गए हैं, अब हमको आपको निकालना है। तो इसमें जो है एक साइकियाट्रिस्ट हेल्प उसको लेना ही होगा। अगर वो लेंगे, जो उनको एंजाइटी होता है उस चीज को छोड़ने के बाद वो ठीक हो रहा है। अभी जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया, वो क्या था, वो बच्चा था, उसको एविएटर गेम आप देखते होंगे कि चलता है, जिसमें कि एक एरोप्लेन चलता रह जाता है और वो जैसे ड्रॉप होगा आपका पैसा कट जाएगा। अगर आपको उसके पहले आप पैसा निकाल लिए तो आपको अर्न होगा। वो बच्चा क्या किया, वो बच्चा एकदम मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, लेकिन अब वो एविएटर गेम में उसको आदत लग गया खेलने का। उसको 25 लाख का, उसके पेरेंट्स को 6 लाख का नुकसान हुआ और उसको पेमेंट करना पड़ा उसके पेरेंट्स को। तो ये चीज जो है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सोशल मीडिया में इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं। तो हमें ये जागरूकता स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फैलाना होगा कि गवर्नमेंट को इसमें लाना होगा कि आप जो ये गेम्स ला रहे हैं और बच्चे जो इस गेम्स में फंस रहे हैं, और ये छोटे छोटे बेनिफिट्स पहले वो लोग उसको देते हैं और यही बेनिफिट बाद में एक लॉस के रूप में उनके पास आता है और ये बेचारे हमारे पेशेंट्स बन जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग जैसे इसको एडवाइस करते हैं नो मोबाइल फोन, वो बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख करके प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं और वो उसको फॉलो जो बच्चा करता है वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, लेकिन हमें पॉजिटिव सोशल मीडिया इम्पैक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। जो स्क्रीन टाइम है, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि स्क्रीन टाइम कम से कम मतलब हो बच्चे इस्तेमाल करें। पेरेंट्स को उसमें या तो वो एक टाइमिंग भी सेट करना होता है। वो अगर सोशल मीडिया मान लीजिए अगर उसको दे रहा है तो उसमें कुछ ड्यूरेशन वगैरह सेट होता है। हाँ, और पेरेंट्स को भी देखो बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, टीचर्स को भी, कि जो भी बच्चे जो इस लत में आ चुके हैं, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के बहुत बच्चे हमारे पास, बहुत बच्चे आते हैं। आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आ जाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, जब से ये देखने लगा। कोई कोई बच्चे होते हैं जो सिर्फ वो ड्रीम 11 वो मैच देखते हैं और मैच में वो एक प्लेयर बन जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। वो उसमें इतना इनगल्फ हो जा रहा है वो बच्चा कि वो पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। वो 11-12 घंटा लगातार वो मोबाइल में है। अब जैसे मैंने उसका मोबाइल वगैरह बंद करवा दिया, उसको एंजाइटी हो रही थी तो उसके लिए उसको मेथड्स बताया कि क्या आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कैसे आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, कैसे आपको बाहर खेलना है, वो बच्चा ठीक हो गया। तो आप ठीक कर सकते हो। मैम जैसे जनरली आप जब सोचते होंगे कि किसी भी पेशेंट का हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब रिड्यूस करना है, तो आप वो जो थेरेपी या मेडिकेशन देते हो वो आप किस बेसिस पे देते हो और कब उसको जरूरत पड़ती है? या तो जनरली काउंसलिंग से भी हो जाता होगा कई सारे पेशेंट्स का, लेकिन मेडिकेशन लेने की जरूरत कब आती है? तो वो तो हम लोग जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनसे हम बहुत सारे सवालात करते हैं, उनसे और साथ में जो उनके साथ रहते हैं उनके परिवार के सदस्य, उनसे जो हम लोग सवालात करते हैं उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इन्हें दवाइयों की जरूरत है कि नहीं। जिन्हें दवाइयों की जरूरत होती है उन्हें दवाइयां देते ही हैं, अगर नहीं देंगे तो वो ठीक ही नहीं होगा। मैं पहले बोली हूँ, ये सारा जो केमिकल्स की वजह से होता है, हम उसके दवाइयां की जरूरत है तो दवाइयां देंगे, और काउंसलिंग की जरूरत है, साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत होती है तो वो भी साथ में करवाते हैं। ये मैम जैसे एक सेल्फ डायग्नोसिस भी होता है कि लोग खुद को सेल्फ डायग्नोसिस करने लग जाते हैं एंजाइटी या स्ट्रेस को, वो कितना हद तक वो सही है? ये सही नहीं है सेल्फ डायग्नोसिस। हम इतने 15 साल पढ़ाई करने के बाद हम किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं, इट इज समथिंग डिफरेंट। और एक जो है वो सोशल मीडिया में गया और वो वहां पे जाकर के देख लिया कि पाल्पिटेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, तो इट मींस हमको एंजाइटी डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है।
उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जो क्राइटेरिया हम लोग 10-15 साल पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये जो आप मोबाइल में, इंटरनेट में, कभी-कभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसको मैंने एक दवाई लिखी, उस दवाई का कुछ, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, उसने उस साइड इफेक्ट को पढ़ा और रात के 12 बजे मैंने उसको अपना नंबर दे दिया था कि चलो कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम हमसे बात कर सकते हो। तो वो लड़की रात के 12 बजे मुझे कॉल करके बोलती है कि मैडम मेरे तो छाती में ऐसा दर्द हो रहा है कि वो फट के निकल जाएगा। तो मैं बोली ऐसा तो इस दवाई के साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ, आप कहाँ से बोल रहे हो? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, हम लोग तो इतने सारे पेशेंट्स देखे। तो कारण क्या था? वो गूगल में उसने सर्च किया कि तो जो उसका एडवर्स साइड इफेक्ट है चेस्ट पेन है, और उसको कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा था, बट वो साइकोलॉजिकली चूंकि वो गूगल में ऐसा पढ़ ली तो वो उस तरह का बिहेवियर करने लगी, और वही उसके बाद वो दवाइयां खाने लगी, वो बिल्कुल ठीक थी। गूगल जो है ये एक मोटा मोटी आइडिया आपको देता है, वो आइडिया ऐसा तो एक्सपर्टाइज आइडिया तो दे रहा है। एक्सपर्टाइज के लिए फिर हम डॉक्टर्स तो बैठे हुए हैं ना, हम इतनी स्टडीज करने के बाद आपके पास बैठते हैं, हमारा ओपिनियन और जो सेल्फ एक बार कोई पढ़ा और उसका ओपिनियन, उसमें तो वास्ट डिफरेंस होगा। तो यही चीज हमें सोसाइटी को समझाना होगा कि आपको किसका ओपिनियन लेना चाहिए, किसका ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। और इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास एक घाव होता है ना, जो शुरुआत में आप ठीक कर दो तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नासूर बन जाता है तो आपको उसको ठीक करने में मुश्किल होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो नासूर बन के आते हैं, वो इतना गूगल सर्च इधर उधर दिखा उखा करके आएंगे, उसके बाद जब हमारे पास पहुंचेंगे तो हमें फिर उसके बाद हमें ट्रीट करना है उनको, तो उस तरह से हम उसको देखते हैं। अभी मैम रिसेंट में देखा जाए तो एक पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके वजह से जो पूरा और जितने भी इंडियंस हैं पूरे भारत के लोग, उसे सैडनेस है, उनमें एंग्री का वो है कि हम उसके रिवेंज लें। तो इस सिचुएशन में कई बार ना वो रिवेंज के चक्कर में कुछ गलत भी कर जाते हैं, तो इन चीज़ों को वो कैसे मैनेज करे कि मतलब रिवेंज तो चाहिए हमें बट किस तरीके से रिवेंज चाहिए, वो इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? इसका जो सैडनेस हो गया है इसके वजह से स्ट्रेस हो जाए लोगों को। देखिए जो पहलगाम में ये जो घटना घटी है, ये तो बहुत बर्बरता वाली बहुत बुरी घटना घटी है। ये जिसमें कि इतने सारे 26 जो टूरिस्ट लोग जो सैलानी घूमने के लिए गए, वो बहुत मौज मस्ती में वहां टहल रहे थे, और अचानक सा वो उनके सामने, उनके परिवार वालों के सामने उन्हें मार दिया गया। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वाले लोग उनका इंटरव्यूज लेने के लिए जा रहे हैं। बेचारे लोग खुद मानसिक तौर पे कितने अवसाद में होंगे, कितने दुखी होंगे, वो कैसे उन सवालों का जवाब दे रहे होंगे। और ये जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा फैल चुका है, लोग को लगता है, और इससे कई लोग तो एंजाइटी में भी आ रहे हैं। आपको लग रहा था कि अरे हम भी बाहर घूमने का प्लान बनाए थे, अब हम भी नहीं जाएंगे, पता नहीं जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। फियर जो है वो पूरे सोसाइटी में फैल चुका है, जिसको अब हमारा क्या कर्तव्य है जो एज ए साइकेट्रिस्ट, कि जो हमारे पास लोग आए उनको ये समझाना कि देखिए आप इससे परेशान ना हो, अगर आप अभी डर जाओगे, अगर आप कमजोर पड़ जाओगे, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई ऐसा पड़, तो उसको हैंडल कैसे करोगे? कोई परिस्थिति आता, मान लीजिए वो 25 परिवार 26 परिवार जो जिनके जिनके करीबियों का डेथ हुआ है, वो तो अवसाद में होगा ही होगा, लेकिन उनके साथ साथ ये पूरा जो देश है वो भी अवसाद में है। लेकिन रिवेंज लेना, और जो मन में एक ख्याल आ रहा है कि हमें रिवेंज लेना चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो सरकार है वो पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें कर रही हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे हो, जो 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 क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जो जो भारतवर्ष में लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो। तो हमें फियर नहीं करना है, हमें डरना नहीं है, हमें जो एंजाइटी फैला हुआ है, जो एंजाइटी हो रहा है, लोगों को बेचैनी घबराहट हो रही है, वो संयम बरत करके आराम से रहना होगा, और थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा एक परस्पर जो पड़ोसी धर्म हम जिसको कहते थे पहले, कि लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, अगर आप किसी से बात कर लेंगे तो आपका एंजाइटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा जो माहौल में है, सरकार तो हमारे लिए कर ही रही है ना, अगर उतावड़ू हो जाएंगे कुछ भी गलत स्टेप उठाने के लिए तो क्या होगा, उससे तो और हम बीमार पड़ेंगे। तो अगर हम बीमार पड़ने लगेंगे तो जो हम काम कर रहे थे वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमें फिजिकली मेंटली बहुत हेल्दी होना चाहिए, ताकि हम कुछ अच्छा और नया सोच सके। इस यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी वो होता है कि हम लोग मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे वो खुद में डेवलप कर सकते। जैसे
वो होता है ना कि वर्क लाइफ का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, और सारी चीजों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी वो होता है, डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट हो रहे हैं लोग, तो अपन वही तो कह रहे हैं कि जो लोगों से बातचीत करे, मेल मिलाप रखे, अपने करीबी जो है उनसे बातचीत करे, अगर उन्हें थोड़ा भी मन मुताब हो रहा है अपनी बात को अंदर में ना रखे, वो तो किसी बाहर अगर बाहर लोगों बात से करें, बात करें। इफ नीड ए साइकेट्रिक हेल्प तो उन्हें किसी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कोरोना के दौरान भी बहुत सारे लोग को एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ था कि लोग को लग रहा था कि हम बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। वो ऐसी परिस्थिति उस समय भी आई थी। अभी हमारे यहाँ भी पहलगाम हमला के बाद में बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं, और इस परिस्थिति में अगर उन्हें लग रहा है कि हमें एक विशेषज्ञ की जरूरत है तो उन्हें जरूर जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए, ताकि ये बीमारी और जो अवसाद, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो बीमारी है वो बढ़े ना। जी मैम, पैनिक अटैक एक है टर्म, उसमें क्या है, उसका कैसे डील कर सकते जैसे कि पैनिक अटैक क्या हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रही हूँ, ठीक है, रास्ते से गुजरते गुजरते क्या हो गया कि एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में 4-5 लोग मर गए और वो मैंने देख लिया। उस समय हमें क्या हुआ कि हम बहुत घबरा गए, मैं बेचैनी हो गई, सांस लेने में नहीं बढ़ने लगा, उल्टा सांस लगने लगा, तो इसको हम लोग पैनिक अटैक कहते हैं। तो इस पैनिक अटैक के सिचुएशन में अपने आप को फर्स्ट एड की तरह, जैसे फर्स्ट एड कहीं चोट लगता है तो हम मलहम पट्टी कर देते हैं ना, उसी तरह उस सिचुएशन के दौरान हमें एकदम काम होकर के एकदम एक ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो ये पैनिक अटैक से हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन ये पैनिक अटैक अगर रेगुलरली हो रहा है, हम कारण नहीं समझ रहे, लेकिन कभी भी फोन पे सुन लिए कि किसी का डेथ हो गया, टीवी पे देख लिए कि कोई मर गया, और हम अचानक से इस तरह का हमें होने लगे, तो उस दौरान यू नीड ए साइकेट्रिक हेल्प, आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा इलाज कराने के लिए। जब ये बता रहे थे आप कि साइकेट्रिस्ट का जो नीड कब है, तो मतलब आप लोग का जो है, जो किस टाइप के पेशेंट्स को बेनिफिट लेना चाहिए साइकेट्रिस्ट से? ये अभी तो मैंने बताया कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, पैनिक अटैक हुआ, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जैसा हुआ, वो पोस्ट लगे ट्रॉमेटिक फिर वो स्ट्रेस कर डिसऑर्डर हुआ, ये सब जितने भी, और किसी को मान लो किसी को ओसीडी भी होता है। अब किसी को ऊंचाई पे अगर वो चढ़ता है तो नीचे देखता है तो उसको दर्द, उसको घबराहट, बेचैनी होता है। कोई कुछ लोगों को क्लोज रूम में बेचैनी, घबराहट होती है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो जिनको हेल्प चाहिए होता है, वो हमारे पास आते हैं, उनकी अच्छे से इलाज और काउंसलिंग के द्वारा हम उन्हें ठीक करते हैं। जी, तो मैम जो लास्ट फाइनल मैसेज है, आप एज ए साइकेट्रिस्ट हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? मतलब कुछ ऐसा है जो उनको मतलब नॉर्मली करना चाहिए अपने लाइफ में कि सारा चीज मेंटेन रहे वो चीजें? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाहूंगी लोगों को कि जो भी अगर साइकेट्रिक इलनेस जो है, ये मतलब एक जागरूकता फैलना चाहिए कि अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है पेशेंट को तो पहले तो उनको अस्पताल ला करके उनका इलाज करवाइए। ये साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते हैं, इसमें बहुत तरह का डिसऑर्डर्स होता है जिसका हम इलाज करते हैं। और एक दूसरे का हेल्प आप कीजिए, कभी कभी छोटे छोटे मदद जो होता है उसके भी द्वारा आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है तो आप प्रॉपर काउंसलिंग कराइए। अब ये हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास ना जाऊं। तो ये चीज समाज में फैलना चाहिए कि इफ ही नीड्स हेल्प, उसको कई 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 बार तो हम लोग डॉक्टर सोसाइटी में भी देखते हैं कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आ जाते हैं और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो परेशान है, वो अपने में ज्यादा, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो उदास रहना स्टार्ट कर दिए हों, पहले जैसे रहते थे वैसे आपके साथ नहीं रह रहे, तो आप उनको हम तक पहुंचाइए, हम उनका इलाज करेंगे, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और हम उन्हें ठीक करेंगे। ग्रुप थेरेपी, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, लोग को मिलजुल करके रहना चाहिए।